देश भर में मनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। बाजारों में नीले झंडे और तस्वीरों की मांग बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा आज। हिसार और यमुनानगर में 4 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 8 लोग मरे, 7 गंभीर रूप से घायल। भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की शुरू हुई प्रक्रिया। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है मेहुल। मायावती ने 40 दिनों के बाद भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। बसपा में वापसी कराई, बोले उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में हीटवेव की आशंका, 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। और पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। अठारह सौ 91 में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी में कार्य करना है, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में देश के पहली सरकार में उन्हें
जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री पृथ्वीलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मनसा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंध करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सरदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के अकाउंट खुलवाने का कार्य, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य। आप अनुमान करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाने का काम। और जो मैंने 2017 में कही थी बात, जिस गरीब का जहां पर मकान होगा वहां का जमीन का पट्टा उसे मिलेगा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम लोग इस 8 वर्ष के बाद फिर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, यद्यपि मुझे वर्ष में 2 या 3 बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब हम यहां पे उपस्थित हैं, मुझे याद है 2017 में जब मुझे यहां पे बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने तभी निर्मल जी को फोन किया था। मैंने कहा मैं वहां आ रहा हूं कार्यक्रम में। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगेगा, पिछले मुख्यमंत्री नहीं आए थे इसलिए हम लोग ये मानते थे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम में मुझे आना है। और मैं आया था, तब मैंने इस बात को कहा था। उस समय मैंने कहा था गरीब जहां पे रहेगा वहीं पे उसको जमीन का पट्टा देंगे और जमीन के पट्टे के साथ साथ पक्का मकान भी उसे उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश ने अब तक
1 करोड़ गरीब और दलित परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी भी उसको उपलब्ध करवाती है कि आपको अब कोई उजाड़ नहीं सकता है। उसका पक्का मकान वहां पे बन सकता है और 56 लाख गरीबों को अब तक हम आवास सुविधा वहां पर उपलब्ध भी करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, जो चर्चा अभी यहां पर श्री असीम अरुण जी कर रहे थे, असीम जी कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और वह लिया है जीरो पॉवर्टी का, यानी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हर एक गरीब और वंचित को करना है। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने कुछ किए, जैसे मुसहर जाति के लोगों के लिए, बनटांगिया के लिए, थारू के लिए, सहरिया के लिए, बुक्सा के लिए, चेरो के लिए, गोड़ के लिए, कोल के लिए, इन सभी को पूरी तरीके से सिचुरेट करने का काम। जिसके पास जमीन नहीं जमीन, जिसके पास मकान नहीं मकान, जिसके पास शौचालय नहीं शौचालय, जिसके पास पेंशन की सुविधा का पात्र नहीं मिला पेंशन की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान कार्ड, इन्हें सिचुरेट किया गया है। और अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरो पॉवर्टी, यानी कहीं भी गरीबी न रहे, कोई वंचित न रहने पाए, उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने के लिए, सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को हमने लिया है। और मैं आज यहां पे कह रहा हूं कि बाबा साहब की पावन जयंती है, 14 अप्रैल है, और याद करना हम लोग पहले चरण में ऐसे 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जिन लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं एक मुश्त उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को इसी महीने हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 ऐसे परिवार होंगे जिन्हें आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली होंगी। वह सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। और इस सुविधा को मैं बाबा साहब की 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को ही समर्पित करना चाहता हूं। ये योजना उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के ही नाम पे जानी जाएगी, बाबा साहब को ही समर्पित होगी, उन्हीं के नाम पे जानी जाएगी, क्योंकि देश के अंदर शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समुन्नत करने का जो दर्शन बाबा साहब ने दिया था, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पहला राज्य होगा जो अपने को जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और उस कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का भी मैं आह्वान करता हूं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सीएम युवा उद्यमी स्कीम, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई युवा उद्यमी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए गरीब युवा जो मार्जिन मनी भी नहीं रख सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इस स्कीम को लेकर के आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसे प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इस सुविधा के साथ जोड़ने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति अपना कोई कारोबार करना चाहता है, उसके प्रशिक्षण को लेकर के और वह इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। ये सभी कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे निर्मल जी ने ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय के बारे में चर्चा की थी। हम लोग इस बात को दिखाएंगे
कि जो ने मानदेय मिला है ये नियमित रूप से मिले, 6 महीने न लगे, 3 महीने न लगे, हर महीने उसे मानदेय मिले, उस समिति को मानदेय मिल जाए, जिससे जो लोग यहां कार्य कर रहे हैं वे सम्मानजनक ढंग से घर में रह करके उस पूरी व्यवस्था का संचालन करने में भी योगदान दे सके। और ये व्यवस्था सरकार तत्काल लागू करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, जब हम यहां पे आज बाबा साहब की पावन जयंती कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखना इतिहास की घटनाएं अपने आप में एक सबक भी होती है। और जो चर्चा यहां पे ब्रजलाल जी ने की थी, जो बात उन्होंने यहां पे बाबा साहब के बारे में और जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी महानता के कारण, राष्ट्रभक्ति के नाते आदि से अंत तक मैं भारतीय हूं, इस संकल्प का उद्घोष करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपमान सहा लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से अपमान सहा होगा, लेकिन भारत को कभी अपमानित नहीं होने दिया। ये उनकी महानता थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और ज्ञापित करने के कारण ही आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, भव्यता के साथ, सम्मानजनक ढंग के साथ। आपने देखा होगा कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी हैं, जहां जहां पार्क हैं, जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीनियर अधिकारीगण उन पार्कों की सफाई में लगे हुए थे, मूर्तियों की सफाई में लगे हुए थे। और आज पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबक, यह है कृतज्ञता ज्ञापित करने का परिणाम। देश के अंदर बाबा साहब की पूजा हो रही है, लेकिन मैं कहता हूं इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जोगिंद्रनाथ मंडल कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई और कहां हुई। मुझे लगता है ब्रजलाल जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से कोई नहीं, क्योंकि वो तो इतिहास के सबक के बारे में उन्होंने लिखा भी, इसके बारे में। इतिहास की गलतियां हमें माफ नहीं करती है। और याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो समाज को कमजोर करता हो, देश को कमजोर करता हो, क्योंकि हम सबका अस्तित्व तभी है जब देश को कमजोर करने वाली ताकतें काम कर रही हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने लालच देने का काम किया था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं और भारतीय के रूप में ही मरना पसंद करूंगा। और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हमें देखना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सबक हम सब के लिए भी सबक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जीते ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हों। जिन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा के प्रति जो उनका आग्रह था, शिक्षित रहेंगे तो हम लोग भटक नहीं पाएंगे। आज सरकार सुविधा दे रही, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो उसका भी अभाव था। उन्होंने
सामाजिक रूप से संगठित होकर के कार्य करने के लिए भी कहा। हर एक वंचित और दलित को मदद करने के लिए कहा। आर्थिक रूप से समुन्नत बनने के लिए भी उन्होंने कहा। लेकिन इसका रास्ता शिक्षा से ही आगे बढ़ता है और उस मार्ग का अनुसरण अगर हम कर सकते हैं तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य हम दे पाएंगे। सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, कौन इन योजनाओं को दे रहा है, कहां से दे रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होना अगर हम उठा पाएंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज 134वीं पावन जयंती के अवसर पर बाबा साहब को मैं प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिस मुहिम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरी मुहिम को, इस पूरी योजना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मिशन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कर गुजर गए वो भीम थे, संविधान बनाने वाले भीम थे। हमने तो बस इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा है। 12 बजे सरसावा एयरफोर्स के रनवे पर उतरेगा विमान। सुरक्षा के लिए तैनात भारी पुलिस फोर्स। हरियाणा के यमुनानगर में पीएम जाएंगे और सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री सरसावा में करीब 20 मिनट तक रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज दौरा, हरियाणा के यमुनानगर में जाएंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर अंबेडकर जयंती पर आरएलडी का सदस्यता अभियान। इस खबर का रुख करेंगे, उससे पहले कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन होगा। कानपुर के दौरे पर मोहन भागवत डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। 5 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर दौरा।
5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। अहम जानकारी आपको हम बता दें, संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन होगा। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का होगा उद्घाटन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन होगा। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पांच दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर कानपुर में रहने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाला है? जी गर्मा देखना, आपको बता दें कि मोहन भागवत जी कल ही कानपुर आ गए थे और आज सारा दिन कानपुर में ही रहने वाले हैं। कानपुर में बने केशव भवन में आज उनका पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने भारत माता की मूर्ति पर पुष्प और फूल चढ़ाकर किए। फिर उन्होंने आज अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल और पुष्प प्रवाहित किए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस समय मोहन भागवत जी मंच साझा कर रहे हैं और मंच साझा करते हुए सभी लोगों को अपनी बातों से बता रहे हैं कि किस तरीके से संघ के शुरुआत हुई और किस तरीके से संघ के लोगों ने आगे बढ़ने, किस तरीके से संघ के लिए इस जो केशव भवन कार्यालय इसका उद्घाटन जो आज किस तरीके से संघ के लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और कितने दिनों बाद आज इस उद्घाटन कर रहे हैं। और कई भाजपा के दिग्गज नेता कई जारी के लिए 5 दिवसीय दौरे प्राप्त कर डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक।
संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर अंबेडकर जयंती पर आरएलडी का सदस्यता अभियान आज से शुरू। आरएलडी का 6 महीने का सदस्यता अभियान घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अभियान का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर, अंबेडकर जयंती पर आरएलडी का सदस्यता अभियान। दिल्ली से बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती को लेकर खास कार्यक्रम आज से शुरू। आरएलडी का 6 महीने का सदस्यता अभियान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के दौरे पर है। 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन सुबह 11 बजे उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मोहन भागवत। डॉक्टर अम्बेडकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। था 1925 में संघ के कार्य की स्थापना के नाम पर बड़ी कृपा होगी, की वह कृपा करेंगे। कानपुर से सैकड़ों भैया 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 भैया
बधा 1925 में संघ के कार्य की स्थापना के द्वारा के नाम पर बड़ी कृपा होगी, होने की वह कृपा करेंगे। कानपुर से सैकड़ों वो समाज आत्मीयता को उत्पन्न कर कर सब स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देने का, उस काम के लिए दोनों के कार्य चले, कार्यकर्ता चले। आज भी हम चल रहे हैं। उस संघ के कार्यालय का आज लोकार्पण है। इस भाव को हम याद करें। कार्यालय एक भावना है, आज अपना भवन बन गया है। संघ की स्थिति है, स्वयं सेवक संघ के लिए सुविधा खड़ी कर सकते हैं, अन्यत्र तो संघ मांगता नहीं। संघ अपना काम अपने स्वयंसेवकों के बलबूते चलाता है। समाज के काम के लिए समाज से सहयोग लेता है, अपने काम के लिए समाज से कुछ नहीं लेता। स्वयंसेवक साल में एक बार जो करते हैं उससे होता है। आज स्वयंसेवकों की स्थिति है कि वो ऐसा कार्यालय खड़ा करे। अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस प्रांत की जितनी आवश्यकता है नाप तोलकर उतना ही बना है, उससे ज्यादा नहीं बना, क्योंकि हम लग्जरीज पर विश्वास नहीं करते। परिश्रम की, सादगी की, मितव्ययिता की आदत बनी रहनी चाहिए। तो हमारे कार्यालय बनाने में, भवन बनाते हैं तो स्थानीय नगर निगमों के वगैरह वगैरह मानक होते, वैसे संघ के भी कुछ मानक है। जहां आवश्यकता है वहां बनाना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बनाना। आवश्यकताएं पूर्ण हो, बाहर के भी लोग आते हैं, उनके लिए एकदम ही ऐसा असुविधाजनक न हो, लेकिन चैन आयाशी का चित्र न हो। आप कार्यालय को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, उन मानकों पर बना है। लेकिन ऐसा भी बनाने की स्थिति नहीं थी तो संघ का कार्यालय कहां होता था? कार्यकर्ताओं के घरों में होता था। और जब कार्यकर्ता भी नहीं थे, डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे, तब संघ कहां होता था? डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में होता था। क्योंकि संघ एक भावना है, संघ एक जीवन है। वो जीवन और भावना देश काल परिस्थिति अनुसार जहां रहनी है वहां रहती है। कभी दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होकर रहती है, कभी सबको दिखे ऐसा वटवृक्ष जैसा विस्तार लेके खड़ी होती है। संघ के कार्यालय भी ऐसी है। कभी दिखाई न देते थे, इतने छोटे होते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कहां है। आज प्रसिद्ध है, दिखाई देते हैं, परंतु वो तो बाहर का रूप है। वास्तविक जो रूप है, जो अन्यान्य परिस्थितियों में, अन्यान्य रूपों में अपना काम करते रहता है, वो ये संघ भाव है। उस भाव को हम सबको मिलकर वर्धिष्णु रखना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए कार्यालय बनता है, इसीलिए वो कार्य का आलय कहता है। नहीं तो कार्यालय को हम ऐसा भी तोड़ सकते, कार्य का लय, वो लय नहीं है, आलय है। भवन को हम कह सकते हैं जहां कुछ नहीं होता, भवन, ऐसा नहीं है। वो क्रियापद है भवन, जहां कुछ होता है। कार्यालय में ये सब होना चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इसकी चिंता तो करेंगे ही, हम सब का ये कर्तव्य है एक तरह से। लेकिन आप लोग सम्मान्य निमंत्रित है, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है
कि आपका जो स्नेह संघ पर है उसके चलते इस भाव का नित्य वर्धन करने का प्रयास आप भी करिए, आते जाते रहिए, देखते रहिए, बात करते रहिए, पुस्तकें मिलेगी पढ़ते रहिए, संघ कार्य को बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की आंखों के सामने विश्व का मार्गदर्शन करने वाला भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा भारत का हिंदू समाज था। वो समाज हम खड़ा करें, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो, इतना एक विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। कार्यक्रम का अंत कल्याण मंत्र के साथ होगा। हम उसका श्रवण प्रथम पंक्ति सुनने के बाद साथ साथ बोल सकते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कानपुर से तस्वीर आपको हम दिखाए थे। आप सुन रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी दौरा है। सुबह 11:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और अम्बेडकर तिराहे पर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। 12 बजे सौहार्द नगर में पालिका कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 2 बजे हेलीकॉप्टर से प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे के लगभग डिप्टी सीएम पहुंचे। अम्बेडकर तिराहे पर अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण को लेकर अहम खबर सामने आई है और 12 बजे सौहार्द नगर में पालिका कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज। अंबेडकर जयंती पर कई रास्तों से निकलेगी शोभा यात्रा। कई जगह पर शोभा यात्रा, जनसभा, अलग अलग स्थानों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। भीड़ जुड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल के आसपास का रूट डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। अलग अलग स्थानों पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई जगह पर शोभा यात्रा, जनसभा, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हरदोई से है, जहां बिना एनओसी टेंडर के हो रहा रोड निर्माण। नगर पालिका की मनमानी से खुदी पड़ी है सड़क। ईदगाह रोड पर विभाग से नहीं ली गई मंजूरी। शिकायतकर्ता ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। बिना टेंडर ईदगाह रोड का निर्माण कार्य जारी है। आरटी विभाग की अनदेखी कर नगर पालिका ने खुदवाया रास्ता। जनता परेशान है। सड़क खुदी हुई है और आवाजाही इससे बाधित हो रही है।
सांडी नगर पालिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप, डीएम से शिकायत के बाद कार्रवाई की उम्मीद। सड़क निर्माण में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के रिंचन गांव में निर्माणाधीन गौशाला की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मजदूर शराफत की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। दीवार गिरने की वजह घटिया निर्माण सामग्री को बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया कि बिना उचित नींव के पिलर खड़े किए गए थे और निर्माण में बेहद घटिया मसाले का इस्तेमाल भी किया गया था। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सब ऐसे लगा पूरे टूट गए आसानी से। उधर गेले के बाद जो है ऐसा क्या देखो सब ऐसे लगा पूरे टूट गए आसानी से। उधर गेले के बाद जो है ऐसा क्या देखो सब ऐसे लगा पूरे टूट गए आसानी से। उधर गेले के बाद जो है ऐसा क्या देखो सब ऐसे लगा पूरे टूट गए आसानी से। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही सम्मान के साथ मनाई गई। इसी क्रम में लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता इस मौके पर उपस्थित रहे और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता नीरज सिंह और भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने बाबा साहब के विचारों को आज समाज के लिए प्रासंगिक बताया। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा से खास बातचीत में दोनों नेताओं ने कहा कि बाबा साहब का समता मूलक समाज का सपना आज भी मार्गदर्शक है और हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करनी ही होगी। इस मौके पर अंबेडकर विचारों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई हैं।
बाबा भीम साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है और इस मौके पर सभी लोग यहाँ पर माल्यार्पण करने आए हैं। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, आज अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कहेंगे? मैं पहले तो सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है, जिसकी वजह से पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश शानदार तरीके से जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के आयोजनों को आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और पुष्प सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। हकीकत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, आज आपने देखा होगा, समरसता का भाव लाए। हमारे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, उस रंग भेद के ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान चौथी पायदान पहुँच सका। जिन लोगों ने हम पर सैकड़ों साल राज किया, आज वो हमसे पीछे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का रचयिता रहे, जिसकी वजह से आज स्वच्छंद भाव से हम लोग जिंदगी जी पा रहे हैं, अपने अधिकारों को पा रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे होने चाहिए वो हम तक मिल पा रहे हैं। ये एक अपने आप में उनकी संविधान की वजह से हुआ है, जिसमें बाबा जी ने इतना मेहनत किया होगा, इतना कर्मठता से, जो निर्भीकता से जो अपने पक्ष रखे होंगे, जिसकी वजह से आज पूरा संविधान की वजह से हम लोग पूरे देश में तरक्की, खुशहाली और हर एक अंत्योदय, मतलब पिछली भाव, गरीबों, कुछ वंचित लोगों तक हम उनका अधिकार दिला पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती, सिर्फ इसका एक रीजन था, उनका जो कहीं ना कहीं ये संविधान बचाओ, खटाखट 8,500 रुपये खाते पहुँचेगा, ये जो झूठ प्रपंच का जो उनका भंडा था या भांडा था, उसको अब जनता समझ चुकी है। अब उसका करारा जवाब जनता देने के तैयार हो गई। अब बीजेपी दलितों को जोड़ने के लिए एक अभियान चला रही है, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये इसका लाभ मिलेगा? भाई सब दलित पहले जुड़े हुए हैं, अभियान तो अब चलाया जा रहा। अभियान दलितों को सम्मान देने किया जा रहा। दलित तो पहले जुड़े हुए हैं, मैं सम्मान भी दिला रहा हूँ, अधिकार भी दिला रहा हूँ, और उनका आर्थिक जो हमारी होनी चाहिए समृद्धता कैसे आए, उसके लिए हमारी पार्टी लगातार उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2 साल के अंदर हमारा जितना भी दलित समाज है, जितना वंचित समाज है, वो समृद्ध भाव से गरीबी से ऊपर उठ करके अपनी जिंदगी जीने का अधिकार पाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी अब दलितों को सम्मान देने का काम कर रही है और बहुत जल्द इसको अभियान के रूप में शुरू किया जाना है। और आज अंबेडकर की जयंती है और इस पर तमाम जो भारतीय जनता नेता के लोग हैं वो पुष्पांजलि और माल्यार्पण पर अलग अलग मूर्तियों पर स्थापित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है और नीरज सिंह भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता ही नहीं, वह भारत को एक सूत्र में बांधने वाले, एक भारत समरस भारत के संकल्प को देने वाले भी थे। आज उनकी जयंती है। हमारे नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई कार्यक्रम हमने कल भी आयोजित किए। कल मैराथन के माध्यम से युवा सड़क पर उतरे, शाम को हमने मूर्तियों पर साफ सफाई की, दीप प्रज्वलित किए। आज भी वार्ड स्तर पर कार्यक्रम है और फिर विचार गोष्ठियों के माध्यम से जनता के बीच में जन जागृति, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो संविधान बाबा अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया वो अब खतरे में इस दौर पे। अखिलेश जी की टिप्पणियां तो चलती रहती हैं, मैं बहुत गंभीरता से उनको नहीं लेता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण ऐसी बात करते हैं तो जनता को फिर दोबारा सोचना चाहिए। पर आज की जनता जागरूक हो उठी है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता अब भ्रमित नहीं होगी और इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में आप देखेंगे फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे पास साथ में नीरज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राजनाथ सिंह के बेटे हैं। जरूर साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके अखिलेश यादव के बयान बार बार उसको बहुत ज्यादा स्लाइटली लेते हैं वो, और जरूर आज अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर तमाम तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमाएं हैं उस पर माल्यार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।